कंप्यूटर सिक्योरिटी की समस्या। कंप्यूटर सिक्योरिटी की समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इस समस्या के कई सारे कारण हैं। इनमें से कंप्यूटर सिस्टम में बगी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना और यूज़र्स का गलिबल होना, दैट मीन्स ऐसे यूज़र्स जिन्हें आसानी से बेवकूफ़ बना करके उनसे एटीएम के पिन, बैंक अकाउंट डिटेल्स और पासवर्ड जैसी इन्फॉर्मेशन को बड़ी ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे यूज़र गलिबल यूज़र कहलाते हैं। अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम में ये दोनों ही मौजूद हैं, दैट मीन्स उस कंप्यूटर में एक बगी सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जा रहा है और यूज़ करने वाला एक गलिबल यूज़र है, तो उस सिचुएशन में ये एक बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन तैयार होता है और ये हमारी कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए एक खतरा पैदा करता है। इन बग्स का फ़ायदा उठाया जा सकता है और इसी को हम वल्नरेबिलिटीज़ कहते हैं। अब यहाँ पर मुख्य रूप से 3 इश्यूज आते हैं। पहला, वल्नरेबिलिटीज़ के लिए मार्केट प्लेस। यहाँ पर जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं इन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को बेच करके पैसे प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा, ओन्ड मशीन्स या फिर बॉटनेट्स के लिए मार्केट प्लेस। यहाँ पर ज़ॉम्बी मशीन्स का प्रयोग करके पैसे प्राप्त किए जाते हैं। और तीसरा, पहले से ही ओन्ड क्लाइंट मशीन्स से प्रॉफिट प्राप्त करने के ऐसे बहुत सारे तरीके मार्केट में मौजूद हैं, जैसे कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में मालवेयर को इंजेक्ट करना। इस तरह के मालवेयर ज़रूरी नहीं है कि इंजेक्ट करने के तुरंत बाद ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक्टिवेट हो जाएं। ये हमारे सिस्टम में ऐसे ही पड़े रहते हैं और ये एडवांस सिस्टम थ्रेट के रूप में मौजूद रहते हैं। बाद में इन्हीं मशीन्स को जिनमें मालवेयर को इंजेक्ट किया गया है बॉटनेट्स के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। वल्नरेबिलिटीज़ की अधिकता। सॉफ्टवेयर में बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। हम आज ज़्यादा से ज़्यादा इन सॉफ्टवेयर्स पर निर्भर होते जा रहे हैं और सॉफ्टवेयर पहले से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, क्योंकि इनमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स भी ऐड किए जा रहे हैं। कुछ वल्नरेबिलिटीज़ न्यू होती हैं, जबकि कुछ के बारे में हमें पहले से ही पता होता है लेकिन हमने इन्हें ठीक नहीं किया है। बात करें अगर सबसे खतरनाक वल्नरेबिलिटीज़ की, तो ये 0 डे वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। इन्हें जिस दिन डिस्कवर किया जाता है उसी दिन पब्लिश कर दिया जाता है। अगर आप पूरी दुनिया में होने वाले हैकिंग अटेम्प्ट्स का एक रियल टाइम एनिमेशन देखना चाहते हैं, तो ऐसी कई सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो आपको इस तरह के रियल टाइम एनिमेशन को दिखाती हैं। इनमें से नाम है cybermap.kaspersky.com और cve.mitre.org। सो आप यहाँ पर जाकर हैकिंग अटेम्प्ट्स के रियल टाइम डेटा को देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक पाई चार्ट देख सकते हैं और ये दिखाता है कि किस सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज़ को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है, जैसे कि एंड्रॉयड की 21%, ऑफिस की 13%, एडोब फ्लैश प्लेयर की 8%, जावा की 7%, एडोब रीडर की 1% और सभी ब्राउज़र्स की 50%। सो ब्राउज़र्स का शेयर बहुत ज़्यादा है और इनकी वल्नरेबिलिटीज़ को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इंटरनेट ब्राउज़र्स सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। बात करते हैं दूसरे टाइप के एक्सप्लॉइट की, जो कि है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर डिस्क को इनक्रिप्ट कर देता है और यूज़र अपने ही डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास आपके डेटा का बैकअप नहीं है तो आपके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इस सिचुएशन में आपको बिटकॉइन में अपने डेटा को वापस से प्राप्त करने के लिए मनी पे करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप अपने डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। वायरसेस को स्कैन करने के लिए जो स्कैनर्स होते हैं वो सिग्नेचर्स को अपडेट करते रहते हैं, लेकिन रैनसमवेयर की खास बात यह है कि ये अपने आप को ही मॉडिफाई करता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में ये सिग्नेचर बेस्ड जो अप्रोच है वो काम नहीं करेगी। सो ये रैंसम वायरसेस दूसरे टाइप के एक्सप्लॉइट्स हैं
जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि आखिर रैंसमवेयर के द्वारा कितने लोगों को अटैक किया गया। ये डेटा केवल उन लोगों का है जो कैस्पर की एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। जुलाई 16 तक ये आंकड़ा लगभग 400,000 लोगों का था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने लोगों को इस रैंसमवेयर के द्वारा अटैक किया गया होगा। इसके साथ ही साथ ये चार्ट हमें ये भी दर्शाता है कि आखिर फाइनेंशियल रैंसमवेयर के द्वारा कितने लोगों को प्रभावित किया गया। इसमें बैंकिंग ट्रोजन्स का प्रयोग किया गया था, की लॉगिंग का प्रयोग किया गया था। ये की लॉगिंग हमारे सिस्टम में इनिशिएट हो जाते हैं और इसके बाद हम जो भी की स्ट्रोक्स प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड पे, ये उसकी इन्फॉर्मेशन सर्वर तक पहुंचा देते हैं और इससे हमारा सिस्टम हैक हो जाता है। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि ये डेटा मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन्स का है, जो कि केवल एक साल के अंदर नवंबर 13 से लेकर अक्टूबर 14 तक लगभग 1500 से 13,000 लोगों को प्रभावित करता है। अब चलिए थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि 2015 और 2016 में किस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइनेंशियल मालवेयर ने कितने प्रतिशत प्रभावित किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2015 में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस 8% अफेक्ट हुई, जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस 92% अफेक्ट हुई। बात करें अगर 2016 की, तो 2016 में विंडोज़ के आंकड़े में कमी आई और ये घटकर 64% हो गया, जबकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस में ये अफेक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ, मतलब ज़्यादा डिवाइसेस अफेक्ट हुई और ये बढ़कर 36% पहुँच गई। सो आप देख सकते हैं कि आंकड़ा 8% से बढ़कर 36% हो गया। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंच इलेक्शन में कैंडिडेट्स को रियलाइज़ हुआ कि हैकिंग हो रही है और उन्होंने कई सारे ऐसे तरीके ईजाद किए जिससे कि जो वास्तविक जानकारी है वो बाहर ना जा सके। हिलेरी क्लिंटन कैंपेन में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यूक्रेन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ऐसा माना जाता है कि यूक्रेन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के बंद होने के पीछे रसिया का हाथ है और इसमें रसिया के द्वारा एक साइबर अटैक किया गया था। इसी तरह से टर्किश बैंकिंग सिस्टम को भी हैक किया गया था और इसमें डीडॉस का प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ गया था। इसके अलावा हमने ऐसी और भी कई सारी घटनाएं सुनी हैं जिसमें भारत में भी एटीएम कार्ड्स को हैक कर लिया गया था। सो हम कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और ये हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर किसी दूसरे तरीके से हो। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए एक गंभीर खतरा है। एक बात जो यहाँ पर सामने निकल कर आती है वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए बजट एलोकेशन हमारी कंट्री में बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। Today we have with us Professor Sandeep Shukla, who is our Head of Computer Science Department here at IIT Kanpur. Also, he is one of the leading researchers in the field of cybersecurity. Thank you, sir, for taking out your time for us. Sure. So we'll start with the first question. So can you please describe a bit about your field of expertise? So my field of expertise has been quite evolving over time. So I started in formal verification and computational complexity theory in my PhD. And then I went to various jobs in the industry, worked on network management systems, and then worked on formal verification of Intel processor. From that, I went into VLSI, system level design, to embedded systems, to cyber physical systems, to cybersecurity. So right now I'm working mostly in cybersecurity, but I do some work in cyber physical systems and embedded systems. So, what are the major challenges in this field that are still unsolved? Well, cybersecurity is a very difficult problem. So we are seeing that a lot of hacking is going on in various places, which has very far-reaching consequences. For example, only last week we had hacking in the French election, and actually it was very interesting that the French the campaign of the winning candidate actually got idea that there is hacking going on, and they actually created various kinds of
various kinds of ways to confuse the attackers and not give out the real information. We saw that happening in the Hillary Clinton campaign and the Democratic National Party sites and so on. And then we are seeing the same kind of things happening in various other ways, like Ukraine had this attack on their power grid by Russians. So we had Turkish banking system into a standstill because of a denial of service attacks. We had ATM hacking in India, 3.2 million debit cards informations were hacked. And then we had issues with the IIT Delhi and various other sites being hijacked. Recently, the Russians Russian Telecom actually hijacked the traffic of various financial services from the US. So this cybersecurity has become a real threat, which not only is disrupting the technology and intellectual property theft and so on. It has far-reaching consequences in people's lives and their financial situations, as well as their overall livelihoods and so on. So I think that cybersecurity is very, very big unsolved problem, because as we are getting more and more dependent on digital world, and everything in our life is dependent on computers and networks and communication, we have to solve this problem, and we don't know how to solve this problem in general. Now, if you look at individual issues like how do you secure your mobile, and how do you secure your desktop and your laptops, and how do you secure your server, or how do you secure your database where you have your other information, for example, we have to solve those problems also. But overall, I think that there has to be a very radical shift to how we prioritize our budgets for IT, and how do you prioritize our emphasis on what technology to invest in and so on. I think cybersecurity is going to make a huge difference, and if we cannot make that difference, then we are going to be suffering big time. So I think there is a huge amount of problems to be solved. So, from the perspective of students, what do you think are the perks of studying computer science, or specifically cybersecurity? Well, studying computer science gives you a very interesting, experience, because you are actually doing things which you can immediately see having an effect, right? So you write a program to solve a particular problem, and then you can easily see the answers, and it gives you a very good pleasure of solving problems. In cybersecurity, the pleasure, in my opinion, is even more, because you are actually hacking into systems, and thereby you are actually exposing mistakes. So if you are a person who wants to do good, you can do a lot of good by hacking into systems and exposing the vulnerabilities or problems in the system, which could be used by cyber criminals to attack your system. On the other hand, if you are if you want to do harm to the system also, so it's a you can actually do that by doing cybersecurity, and that gives you a ability to actually decide between good and bad, and there will be a moral um, dilemma that you will have to solve. So it is an interesting experience from that point of view as well. And it's illegal. Yeah, and it's illegal to do it. So you better not do it. But that's some kind of a there is a dimension of moral issue and ethical issues there. So, what are some of the career options in your field, say cybersecurity? So in cybersecurity, the as I said before, that your systems are extremely vulnerable, and not only IT systems, but your power system, your banking system, and various other critical infrastructure. So the job in cybersecurity right now is very easily available. If you have the expertise, you can easily get a job, and very high paying job. Also, there is a huge lack of products and tools for cybersecurity. So if you can actually come up with good tools and products, you can actually build your own startup companies and so on. But also in terms of research, if you want to opt for a research career, there is a lot of interesting problems. For example, how do you detect that somebody is attacking your system by malware, right? So
So yeah, there are machine learning techniques people can use to actually detect malware. You may want to continuously monitor your system and then use machine learning to figure out that the behavior of the system is not proper or not as nominal behavior, and then you can from that create alerts. Those alerts will tell the system administrators to do something, that something strange is going on, an ongoing attack is going on. So if you are doing research in for example critical infrastructure cybersecurity, then there are a lot of things that you do in terms of learning the electrical engineering components, and then you want to learn the cyber components, and then you have to figure out models that will bring these things together and then figure out what are the threats or how to model the threats. So I think that there is, for all kind of tests, like if you have a more theoretical test or if you have a taste of very hands-on work, cybersecurity provides you a whole range of possibilities, and it draws on your ability to do things at various. So if you're a full stack developer, what they call that, how to develop at the assembly level to all the way to the application level, about networking and operating system and middleware and so on, then that fun is there in cybersecurity, because you are you have to draw on knowledge, very deep knowledge in various aspects of the system. So the last question, so can you please give us some suggestions for the students like who are very much beginners in the field of computer science? Yeah, so computer science is a vast field, so you have to know first few years you basically have to take courses and understand where your interest lies. But if your interest is in pure mathematical aspects of computer science, then you actually can do well in there. But if you are more interested in solving real problems that confronts the industry or confronts society, then cybersecurity is a good area. There are other areas also. For example, machine learning is one area which is being used for both for marketing by marketing people, all the way to people who are doing demographic studies or various social indicator studies and so on. So all these areas have opportunities to contribute to the society. So my advice will be that you should look for opportunities to contribute to society in various ways. You could do you could do this by building tools and techniques that are useful, or you can build a company that gives jobs to people, or create products that can be exported to bring foreign currency to the country. You could do you can solve problems that the government is facing. But I think the end goal should be to somehow have some contribution that is beyond making money for yourself. I mean, obviously, you will make money for yourself if you're in computer science and you do well, but you have to go beyond that and look for opportunities to uh, contribute. So, all right. Thank you, sir, for taking out your time. I'm very sure that this will be very helpful for all of us. Thank you. Okay, that's all. Okay. मॉड्यूल 0.2 सैम्पल अटैक्स। हम इन अटैक्स के बारे में और ज़्यादा विस्तार से बाद में जानेंगे। अभी के लिए हम इन साइबर सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में केवल थोड़ा बहुत ही डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी की समस्या, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर की कोई कमी नहीं होती है जिनमें बग्स होते हैं, और ऐसे यूज़र्स की भी कोई कमी नहीं होती है जिनको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। यही कारण है कि साइबर क्रिमिनल्स आसानी से साइबर अटैक करके इससे पैसे कमा रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स इसे पैसे कमाने का एक जरिया मानते हैं, और ज़्यादातर जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं उसमें से ज़्यादातर पैसे के लिए किए जाते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी साइबर अटैक्स होते हैं जो किसी खास इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए भी किए जाते हैं। साइबर क्राइम की दुनिया में कई सारे साइबर क्रिमिनल्स ऐसे हैं जिनके पास बड़ी संख्या में कंप्यूटर्स का कंट्रोल है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कंट्रोल किए गए इन कंप्यूटर्स को बॉटनेट्स कहते हैं। इनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ मशीन्स का कंट्रोल है।
अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मशीन को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका पहला कारण हो सकता है कि ये साइबर क्रिमिनल्स अलग अलग आईपी एड्रेसेस चाहते हैं। इन्हें अलग अलग आईपी एड्रेसेस की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कंप्यूटर जो किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसका एक अलग ही आईपी एड्रेस होता है। वे इन आईपी एड्रेसेस का प्रयोग ऐसे ईमेल्स भेजने के लिए प्रयोग करते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर यूँ कहें कि स्पैम ईमेल भेजने के लिए करते हैं। क्योंकि आईपी एड्रेसेस अलग अलग होते हैं, सो इस तरह के ईमेल्स को ब्लॉक करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि ये ईमेल्स अलग अलग आईपी एड्रेसेस से आ रहे हैं। दूसरा कारण हो सकता है बैंडविड्थ चुराना। बैंडविड्थ इंटरनेट डेटा की अमाउंट होती है जो कि आपके डेटा प्लान में उपलब्ध होती है। अगर कोई व्यक्ति आपकी मशीन को कंट्रोल कर लेता है तो आपकी मशीन की जो बैंडविड्थ है उस बैंडविड्थ को वो अटैकर किसी दूसरी मशीन पर अटैक करने के लिए या फिर स्पैम मेल सेंड करने के लिए, दैट मीन्स इंटरनेट पर कोई भी काम करने के लिए प्रयोग कर सकता है। सो दूसरा कारण हो सकता है बैंडविड्थ चुराना। इससे पहले कि कोई परचेज हो लगभग 12 मिलियन स्पैम मेल्स भेजने की ज़रूरत होती है। बॉटनेट्स का दूसरा प्रयोग हो सकता है डिनायल ऑफ सर्विस में। इसमें क्या होता है, एक बड़ी संख्या में किसी वेब सर्वर को एक ही समय पर रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं। क्योंकि रिक्वेस्ट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इस सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि सर्वर इन सभी रिक्वेस्ट्स को हैंडल नहीं कर पाता है और वो किसी खास क्लाइंट को सर्विस डिनाई कर देता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, डिनायल ऑफ सर्विस। इसी समय डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किया जाता है। कुछ समय पहले एक सर्विस पर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किया गया था और इस सर्विस का नाम था डायन। जिस बॉटनेट की मदद से इस डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को कैरी आउट किया गया था उसका नाम था मायरे। ये बेसिकली वेब कैम्स और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स में प्रयोग किया जाता था। सो हम कह सकते हैं कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिन्हें हम IoT के नाम से भी जानते हैं, उन्हें भी प्रभावित कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह के डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स करने के लिए जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम होती है। लगभग $20 लगते हैं 1 घंटे का डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करने के लिए। सो ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है क्लिक फ्रॉड। आपने ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स के बारे में सुना होगा जो इंटरनेट पर पहले से मौजूद हैं और यहाँ पर आप इन एडवर्टीजमेंट्स पर क्लिक करके पैसे कमा सकते हैं। सो बॉटनेट्स का प्रयोग फ्रॉड क्लिक्स क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है। किसी दूसरी मशीन पर कंट्रोल पाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है उसकी मशीन पर कोई की लॉगर इंस्टॉल करना, जिससे कि उसकी निजी जानकारी को चुराया जा सके। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि की लॉगर्स प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं पड़ते हैं और ये हमारे कंप्यूटर में बैकएंड में काम करते हैं और हम जो कुछ भी अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं ये उन की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करते हैं और जिसने भी उसे इंस्टॉल करने के लिए भेजा है उसके सर्वर पर ये उनकी स्ट्रोक्स को भेजते हैं। इसकी मदद से आपके बैंकिंग पासवर्ड को भी चुराया जा सकता है। इसी तरह का एक मालवेयर है साइलेंट बैंकर। जब यूज़र बैंक को एक लॉगिन पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो बैंक उसे लॉगिन पेज भेजता है। साइलेंट बैंकर क्या करता है, अब ये उस पेज पर एक जावा स्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है और इसके बाद में जब आप उस लॉगिन पेज को सबमिट करते हैं तो जो भी आपने उस पेज पर, उस लॉगिन पेज पर पासवर्ड टाइप किया है वो अटैकर के पास पहुंच जाता है। एक बार अटैकर आपकी मशीन पर कोई मालवेयर या बैड प्रोग्राम इंस्टॉल कर देता है तो इसके बाद वो आसानी से आपके ब्राउज़र में कोई भी ऐड या दूसरी चीज़ें इंजेक्ट कर सकता है, क्योंकि अब आपकी मशीन का कंट्रोल उस अटैकर के पास है। मशीन्स पर कंट्रोल पाने का दूसरा कारण है उन आइसोलेटेड सिस्टम्स तक पहुंचना जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। आमतौर पर क्या होता है, अगर हमारी मशीन एयर गैप्ड है या यूँ कहें कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो हमें लगता है कि हमारी मशीन को हैक नहीं किया जा सकता या कोई भी अटैकर हमारी मशीन को प्रभावित नहीं कर सकता है।
इसी तरह का एक अटैक हुआ था जिसका नाम है स्टक्सनेट। ये एक वोम था जो स्पेशली प्रोग्राम किया गया था। ये एक मशीन से दूसरी मशीन, दूसरी से तीसरी मशीन और इसी तरह से आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे करके ये स्काडा सिस्टम तक पहुंच गया। ये स्काडा सिस्टम एक पूरे के पूरे न्यूक्लियर प्लांट को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसने उन मशीन्स को धीमा कर दिया जो उस न्यूक्लियर प्लांट को कंट्रोल करती थी। सो इस वोम ने विंडोज़ 7 की वल्नरेबिलिटीज़ और सीमेंस PCS 7 स्काडा सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया और इसकी मदद से ये आगे बढ़ता गया। सर्वर साइड अटैक्स। कभी कभी सर्वर्स पर सीधे अटैक होता है। आमतौर पर इस तरह के अटैक फाइनेंशियल डेटा को चुराने के लिए किया जाता है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल है एक कंपनी पर अटैक जिसका नाम है टारगेट। इसमें लगभग 140 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स को चुराया गया था। इस अटैक में जो अटैकर्स थे वो एक ऐसे नेटवर्क के माध्यम से अंदर आए जो कि एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ होता था। क्योंकि ये नेटवर्क एयर कंडीशनिंग के लिए प्रयोग किया जाता था, सो ये बहुत अच्छी तरीके से गार्ड नहीं किया गया था। इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं थी। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अरोरा। इसमें चाइनीज़ हैकर्स ने अमेरिका के इलेक्ट्रिकल प्लांट्स को टारगेट किया था। किसी सर्वर को हैक करने का अगला कारण है ऐसी वेबसाइट्स को ऑनलाइन दिखाना जो मालवेयर फैलाती हैं। इस तरह के वेबसाइट्स बिल्कुल हूबहू एक्चुअल वेबसाइट्स की तरह ही दिखती हैं, लेकिन जब यूज़र इन वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं तो वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इस तरह से ड्राइव बाय डाउनलोड्स होते हैं और ये मालवेयर को स्प्रेड करती हैं। सर्वर साइड अटैक्स के बाद अब चलिए बात करते हैं इनसाइडर अटैक्स के बारे में। अगली समस्या जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है वो है इनसाइडर अटैक्स। एक कंपनी जिसका नाम है प्राइस वाटर्स, इसने एक सर्वे किया और इसने ये पाया कि किसी भी कंपनी पर होने वाले अटैक्स में से 29% अटैक्स उस व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं जो कि खुद कंपनी के अंदर के हैं। मतलब अंदर का ही कोई व्यक्ति कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक करता है और इसकी वजह से ये अटैक हो पाते हैं। बात करें अगर इनसाइडर अटैक्स के एग्जाम्पल की, तो इसी तरह का एक अटैक हुआ था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक हिडन ट्रैपडोर था क्योंकि इसके सोर्स कोड में एक लाइन ऐड कर दी गई थी। इस लाइन में इक्वल टू साइन था और नॉट इक्वल इक्वल था। सो ज़ीरो को चेक करने के बजाय ये यूज़र आईडी को ज़ीरो असाइन करने लगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये रही कि इससे पहले इससे कोई बड़ी समस्या होती, इस प्रॉब्लम का पता लगा लिया गया और इसे रोक दिया गया। एक और एग्जाम्पल है ब्रैडले का। वो एक डिफेंस डिपार्टमेंट में काम करते थे। वो अपने साथ एक रीड राइट CD लेकर आए। ये CD बाहर से देखने पर एक म्यूज़िक CD की तरह लगती थी और उन्होंने इस CD पर डिफेंस सर्वर से बहुत सारा डेटा डाउनलोड कर लिया और इस तरह से डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन बाहर चली गई। इसी तरह से सैन फ्रांसिस्को शहर का एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था जो किसी बात को लेकर अपसेट हो गया और इसकी वजह से उसने सिस्टम का रूट पासवर्ड ही चेंज कर दिया और इस पासवर्ड को किसी भी व्यक्ति को देने से मना कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि उस पूरे शहर की कार्यप्रणाली ठप पड़ गई और कामकाज बंद हो गए। इसी तरह के एक साइबर अटैक का एग्जाम्पल है UBS बैंक का। इसमें एक एम्प्लॉय को $50,000 के बोनस की बजाय केवल $36,000 बोनस मिला, जिससे वो बहुत ही अपसेट हो गया और उसने एक लॉजिक बॉम्ब रख दिया। ये एक तरह का प्रोग्राम था जो एक निश्चित समय पर ही ट्रिगर होता था। इसका मकसद था इम्पॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट करना और मेन सर्वर के अलावा लगभग 400 ब्रांचेस को प्रभावित करना। अच्छी बात यह रही कि वो पकड़ा गया और उसे जेल भेज दिया गया। इन साइबर अटैक्स से जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया और जिनके बारे में हमने जाना, हमें एक बात सीखने को मिलती है कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम कुछ इस तरह का होना चाहिए कि अगर कोई अंदर का व्यक्ति भी है तो वो भी हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि अगर वो व्यक्ति अंदर का है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा। मगर हमें सिक्योरिटी को क्रिएट करते वक्त
इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाएं। अगर कोई हैकर किसी वेबसाइट पर अटैक करना चाहता है तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके पास बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज हो। वर्तमान में हैकर्स इंटरनेट से वल्नरेबिलिटीज़ को परचेज कर सकते हैं और इनके आधार पर अटैक्स को लॉन्च कर सकते हैं। इस तरह की परचेजिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स पहले से ही अवेलेबल हैं, जैसे कि hackzone.ru, जहां से आप हैकिंग के रिजल्ट्स को यानी परिणामों को खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप किसी सिस्टम में सिक्योरिटी बग्स का पता लगाते हैं तो वास्तव में आप इसकी मदद से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, और इससे जो पहला विकल्प है वो बहुत अच्छा विकल्प है। ऐसे लोग जो ये काम दैट मीन्स सिस्टम्स में सिक्योरिटी बग्स फाइंड करने का काम करते हैं वो वाइट हैक हैकर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो ये काम अच्छे काम के लिए कर रहे होते हैं। ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके बिग बाउंटी प्रोग्राम्स हैं। अगर आप उनके सिस्टम में कोई बग फाइंड करते हैं और उनको इसकी जानकारी देते हैं तो इस आधार पर कि वो बग उनके सिस्टम में कितनी बड़ा डैमेज कर सकता था, वो आपको रिवॉर्ड भी देते हैं, आपको इसके लिए पैसे भी प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए गूगल का एक वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम है जिसमें आपको $100,000 तक पैसे मिल सकते हैं। इसी तरह के और भी कई सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहां पर आप बग्स को फाइंड कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप इन वल्नरेबिलिटीज़ का पता लगाते हैं और कंपनी जैसे कि iDefense इनको सूचना देते हैं और ये आखिरकार उस कंपनी को सूचना दे देती हैं। इससे भी आपको पैसे प्राप्त होते हैं। जबकि जो तीसरा तरीका है वो गलत वाला तरीका है। यहाँ पर आपके पास जो भी वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं उन्हें आप उस कंपनी को ना बता करके ब्लैक मार्केट में सेल कर देते हैं। एक अध्ययन के आधार पर एडोब रीडर की वल्नरेबिलिटी की कॉस्ट लगभग $5,000 से लेकर के $30,000 के बीच थी। दैट मीन्स अगर एडोब रीडर में कोई वल्नरेबिलिटी है और उसे ब्लैक मार्केट से ख़रीदा जाए तो इसकी कॉस्ट लगभग $5,000 से लेकर के $30,000 तक है। एक बार वल्नरेबिलिटीज़ का पता लग जाता है तो हैकर्स इन्हें एक्सप्लॉइट्स में कन्वर्ट करते हैं और इसके बाद उन सिस्टम्स पर अटैक लॉन्च करते हैं और इस तरह के सिस्टम्स हैक हो जाते हैं। ओन्ड मशीन्स के लिए मार्केट प्लेस। पैसे कमाने का दूसरा तरीका है बॉटनेट्स के माध्यम से। इसमें जो बॉटनेट्स के ओनर होते हैं या कंट्रोलर होते हैं वो इन बॉटनेट्स पर पे पर इंस्टॉल सर्विस या PPI सर्विस को रन करते हैं। इसमें अगर आप इन बॉटनेट्स का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पैसे देने होते हैं। पैसे देने के बाद में आप अपने एक्सप्लॉइट को या जो भी प्रोग्राम आप रन करना चाहते हो आप इन कंट्रोल्ड मशीन्स पर रन करते हो। एक बार एक कॉन्फ्रेंस में एक रिसर्चर बायर के रूप में गया और वहाँ पर उसे पता चला कि अगर उसे 1000 मशीन्स को इन्फेक्ट करना है तो उसे लगभग $100 पे करने होंगे। इस तरह की जितनी भी खरीद फरोख्त होती है, दैट मीन्स पेपर इंस्टॉल सर्विसेज लेने की जितनी भी खरीद फरोख्त होती है वो सारी की सारी डार्क नेट पर या डीप वेब पर होती है। डार्क वेब या डीप वेब वो एरियाज़ होते हैं इंटरनेट के जिन्हें कुछ खास सॉफ्टवेयर्स की ही मदद से एक्सेस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए टॉर इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसकी मदद से हम डार्क नेट या डीप वेब को एक्सेस कर सकते हैं। मॉड्यूल 0.4 कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है और क्या सीखना है। कंप्यूटर सिक्योरिटी का संबंध केवल सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज से ही नहीं होता है। इसका संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके नेटवर्क और इसी तरह की दूसरी चीज़ों से भी होता है। केन थॉमसन को सी लैंग्वेज का सह आविष्कारक माना जाता है। उन्होंने एक ऐसा सी कंपाइलर क्रिएट किया जो अपने आप ही किसी भी सी प्रोग्राम में एक बैकडोर जोड़ सकता था और इसमें लॉगिन फंक्शनैलिटी भी थी।
इस बैकडोर के माध्यम से वो बिना लॉगिन किए हुए प्रोग्राम के अंदर लॉगिन कर सकते थे। ऐसा भी संभव था कि जो प्रोग्रामर्स थे वो अपना खुद का सी कंपाइलर भी लिख सकते थे। सो उन्होंने एक ऐसा कोड जोड़ा जो कि इस बात को डिटेक्ट करता था कि कहीं कंपाइलर खुद को ही कंपाइल तो नहीं कर रहा है, और इस वजह से उन्होंने इस एबिलिटी को कंपाइलर में दोबारा से जोड़ा जिससे कि बैकडोर से लॉगिन किया जा सकता था। सिक्योरिटी क्या है? बात करते हैं फिजिकल सिक्योरिटी की। अगर हम किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति उस पर अटैक कर सकता है, तो हम वहाँ पर गार्ड्स बिठा देते हैं या फिर डोर को क्लोज करके उस पर लॉक लगा देते हैं। सो इस सिचुएशन में हमारे माइंड में उन एडवर्सरीज के बारे में ख्याल आता है जो कि हमारी प्रॉपर्टी को या उस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो जब भी हम सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में उन एडवर्सरीज का ख्याल आता है। इसी तरह से इंटरनेट भी बहुत सारी एडवर्सरीज से भरा पड़ा है जो कि चाहते हैं कि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम पर लॉगिन कर पाएँ और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे चुरा पाएँ। सो जब भी हम कोई कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उस समय हमें उस कंप्यूटर की सिक्योरिटी के बारे में भी सोचने की ज़रूरत होती है। सबसे हाई लेवल का सिक्योरिटी प्लान कुछ इस तरह का होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी एंटर ही ना कर सके। अब इस संबंध में 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, सिक्योरिटी से संबंधित जो पहली चीज़ है वो है पॉलिसी। पॉलिसी इस बात को निर्धारित करती है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पासवर्ड फाइल केवल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ही देखने की इजाज़त है। यहाँ पर ये एक पॉलिसी है जो इस बात को निर्धारित करती है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही इस पासवर्ड फाइल को देख सकता है। दूसरा होता है गोल्स। कभी कभी हम इन्हें एब्रीवेटेड फॉर्म में CIA भी कहते हैं। जैसे ही हमारे सामने CIA का नाम आता है, हमारे माइंड में सबसे पहले आता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। बट साइबर सिक्योरिटी में CIA का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहला गोल होना चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसका मतलब है कि केवल X पर्सन ही किसी पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर सकता है। हमारा दूसरा गोल होना चाहिए इंटीग्रिटी, किसी फाइल की इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तीसरा गोल है अवेलेबिलिटी। अगर सिस्टम को किसी फाइल की आवश्यकता है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो उसे उस फाइल को एक्सेस करने से रोके। तीसरे नंबर पे आता है थ्रेट मॉडल। किस तरह से उस पॉलिसी को ब्रेक किया जा सकता है, ये थ्रेट मॉडल के अंतर्गत आता है। कभी कभी क्या होता है कि हम सभी थ्रेट मॉडल्स के बारे में नहीं सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या Y व्यक्ति सर्वर से किसी फाइल को लेकर के उसे रन कर सकता है? हमारे लिए ये प्रिडिक्ट कर पाना संभव नहीं है। चौथे नंबर पर आता है मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म की मदद से ही हम उस पॉलिसी को बरकरार रखते हैं। उदाहरण के लिए, हम किसी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिससे उस फाइल को केवल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा ही एक्सेस किया जा सके। इसके लिए हम पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम किसी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो हमें ऐसा कोई भी तरीका नहीं छोड़ना चाहिए जिससे कि जो एडवर्सरी हैं वो हमारे थ्रेट मॉडल को वायलेट कर सकें और हमारी पॉलिसी को ब्रेक कर सकें। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर सिक्योरिटी इतनी मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम सारे थ्रेट मॉडल्स के बारे में सोच नहीं सकते। सो हो सकता है कि ऐसे कई सारे तरीके हों जिनके बारे में हम सोचे ही नहीं और जिनके माध्यम से अटैकर हमारे सिस्टम पर अटैक कर सकते हैं। एक अच्छा थ्रेट मॉडल वो मॉडल होता है जो कि ओपन एंडेड हो या नेगेटिव मॉडल हो। सो हम कह सकते हैं कि X किसी फाइल को एक्सेस ना कर पाए। आमतौर पर यह चेक करना बहुत ही आसान है कि X के पास किसी फाइल की एक्सेस हो, लेकिन ये चेक करना बहुत ही मुश्किल है कि X के पास किसी फाइल की एक्सेस ना हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, मैं कहूँगा हजारों तरीके हैं जिनसे X उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। सो हमें सबसे वीकेस्ट लिंक को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए,
अगर कोई दो नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनमें से एक नेटवर्क कंप्यूटर्स के लिए है जबकि दूसरा नेटवर्क एयर कंडीशनर्स के लिए है, तो इस परिस्थिति में उन दोनों ही नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट किए जाने की ज़रूरत है। सो हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी को डिज़ाइन करना एक इटरेटिव प्रोसेस है। इसमें हम सबसे पहले थ्रेट मॉडल को डिज़ाइन करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उस थ्रेट मॉडल को अपडेट करते हैं, फिर से डिज़ाइन करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फिर से अपडेट करते हैं। सो इस तरह से हम किसी सिक्योरिटी को डिज़ाइन करते हैं। क्या होगा अगर परफेक्ट सिक्योरिटी को अचीव करना संभव ही ना हो? इस सिचुएशन में एक तरीका सोचने का ये है कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो पूरी तरह से सिक्योर हो, सो हमें इसके बारे में परेशान ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको किसी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगाना चाहिए, जिससे कि जहाँ तक संभव हो आप उस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें। एक और तरीका है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें आप खुद ही साइबर अटैक करते हैं और इसके बाद सिस्टम में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उन्हें फिक्स करते हैं, फिर से साइबर अटैक करते हैं और इस तरह से आप अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को ज़्यादा सिक्योर बनाते हैं। कभी कभी आपको यहाँ पर एक संतुलन बिठाने की ज़रूरत होती है कि जब आप अपने सिस्टम पर ही साइबर अटैक कर रहे हैं तो इसके क्या रिस्क हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें ज़्यादा रिस्क है और बेनिफिट कम है। तो इस सिचुएशन में आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है। एक और काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि अटैकर्स के लिए हमारे सिस्टम पर अटैक करने की जो कॉस्ट होती है उसे बहुत हाई बनाना। और इसके कई सारे तरीके हैं। इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं या फिर हम कानून की मदद भी ले सकते हैं। सो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर किसी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि अगर किसी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के बहुत कम फ़ायदे हैं तो इस सिचुएशन में उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मनी और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन में हम मैनुअल ऑडिटिंग और मैनुअल कोड रिव्यू का सहारा ले सकते हैं। इसी तरह के कुछ और भी विकल्प हैं जिससे हम स्पेंड होने वाले अमाउंट और टाइम दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं। इस कोर्स के मुख्य रूप से 5 भाग हैं। अभी हम आपको सिक्योरिटी से संबंधित कुछ शब्दों से परिचित करवा रहे हैं और इन शब्दों के बारे में और ज़्यादा विस्तार से हम कोर्स में बाद में सीखेंगे। इसके पहले भाग में हम सिक्योरिटी के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर सीखेंगे कि आखिर किस तरह से हम अपनी एप्लीकेशंस को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को और प्रोग्राम्स को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम एक्सेस कंट्रोल के बारे में, ऑथेंटिकेशन के बारे में और आइसोलेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कोर्स के दूसरे भाग में हम वेब सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे कि आखिर हम किस तरह से ऐसी वेबसाइट्स बना सकते हैं जिन्हें आसानी से अटैक नहीं किया जा सकता है, जिन्हें आसानी से हैकर हैक नहीं कर सकते हैं, और किस तरह से हम ब्राउज़र्स को इस तरह बना सकते हैं जिससे कि वो एक्सप्लॉइट्स के द्वारा प्रभावित ना हों। कोर्स के तीसरे भाग में हम नेटवर्क सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे कि आखिर नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है और इसे किस तरह से सिक्योर किया जा सकता है। कोर्स के चौथे भाग में हम बात करेंगे मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में, जैसे कि एंड्रॉयड सिक्योरिटी, आखिर किस तरह से एंड्रॉयड डिवाइसेस को और ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सकता है जिससे कि हैकर इन डिवाइसेस को आसानी से हैक ना कर पाएँ। और अंत में कोर्स के 5वें भाग में हम बात करेंगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी के बारे में, जैसे कि पावर प्लांट की सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंडस्ट्रियल सिस्टम्स की सिक्योरिटी। इन सभी के बारे में हम कोर्स के 5वें भाग में बात करेंगे। मेजर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हमारा पहला उद्देश्य है सॉफ्टवेयर में बग्स को ढूंढना, क्योंकि इन्हीं बग्स की वजह से सिक्योरिटी की समस्याएं आती हैं
और हमारा सॉफ्टवेयर मिसबिहेव करना शुरू कर देता है। सो मान लेते हैं कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम किस तरह से ये पता करें कि ये बग कौन कौन सी समस्याएं पैदा कर सकता है। दैट मीन्स हम किस तरह से उस बग को टेस्ट करें। इसके बाद अगर हम उसे टेस्ट कर लेते हैं तो इस तरह के बग को हम बड़ी ही आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे और उसको रिक्रिएट भी कर पाएंगे। अगर हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके एक्सप्लॉइट्स को रिक्रिएट कर सकते हैं तो हमारे लिए सॉफ्टवेयर को फिक्स करना बहुत ही आसान हो जाएगा और हम उसे आसानी से फिक्स कर पाएंगे। हमारा दूसरा उद्देश्य होना चाहिए उन साइबर अटैक्स को पता लगाना जो वेब ब्राउज़र्स के माध्यम से और वेब सर्वर्स के माध्यम से हमारे कंप्यूटर नेटवर्क पर हो सकते हैं। हमें इस तरह के एक्सप्लॉइट को एक्सप्लेन करने में सक्षम होना चाहिए और पहले से ही मौजूद बग्स के माध्यम से जो साइबर अटैक ब्राउज़र्स और सर्वर्स के माध्यम से हो सकते हैं उनको रिक्रिएट करने में भी सक्षम होना चाहिए। केवल इतना ही नहीं कि हम केवल साइबर अटैक को रिक्रिएट कर सकते हैं, हमारे अंदर ये क्षमता भी होनी चाहिए कि हम इन अटैक्स को हटा भी सकें। हमारा तीसरा उद्देश्य होगा हमारे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स में क्या क्या साइबर सिक्योरिटी की खामियां हैं उन्हें पता लगाना और उन्हें एक्सप्लेन कर पाना। यहाँ पर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का मतलब है वो प्रोटोकॉल जिसके माध्यम से कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं TCP/IP और ARP। इसके साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि आखिर किस तरह से इस तरह की थ्रेट से हम बच सकते हैं। हमारा चौथा उद्देश्य होगा मोबाइल सॉफ्टवेयर में आने वाले बग्स का पता लगाना और उन्हें एक्सप्लेन करना, क्योंकि इन बग्स की वजह से हमारा चौथा उद्देश्य होगा मोबाइल सॉफ्टवेयर में आने वाले बग्स का पता लगाना और उन्हें एक्सप्लेन करना, क्योंकि इन बग्स की वजह से सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो सकते हैं। हमारा पांचवा उद्देश्य ये डिस्कस करना है कि आखिर क्रिटिकल कंप्यूटर सिस्टम्स में साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है, आखिर उन्हें सुरक्षित रखने की ज़रूरत क्यों है। हमारा छठवां उद्देश्य है ये पता करना कि आखिर बड़े बड़े साइबर अटैक्स किस तरह से हुए, इसमें सिक्योरिटी में क्या खामियां थी जिसका फ़ायदा उठाकर अटैकर्स ने ये साइबर अटैक किए। हमें इसकी पूरी समझ होनी चाहिए, सो हम इसके बारे में भी जानेंगे। हमारा सातवां उद्देश्य है साइबर सिक्योरिटी में प्रयोग होने वाले कुछ टर्म्स के बारे में जानना, जैसे कि सिस्टम साइबर सिक्योरिटी क्या है, नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। क्योंकि अक्सर इन टर्म्स के बारे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये सारे के सारे टर्म्स एक ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। बट वास्तव में ऐसा नहीं है, ये सारे अलग अलग टर्म्स हैं जिनकी अपनी अलग इम्पॉर्टेंस है।